हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है फिजिक्स राइडर यूट्यूब चैनल पर। आज मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में प्रकाश के व्यतिकरण से रिलेटेड सीरीज चल रही थी, यानी आप यूं कह सकते हो कि वेव ऑप्टिक्स चल रही थी अपनी। और वेव ऑप्टिक्स में कुछ टॉपिक्स हमने, जिसमें पहला टॉपिक प्रकाश का व्यतिकरण हम डिस्कस कर रहे थे, और व्यतिकरण से रिलेटेड ही ये आपका वीडियो होने वाला है, जिसमें हम आज का जो अपना टॉपिक है वो है YDSE। अब देखो ये YDSE क्या है भाई। Y का मतलब है यंग, जवान वाला यंग, YOUNG यंग, जवान वाला नहीं है ये क्या है भाई, एक साइंटिस्ट का नाम है यंग। D से होता है डबल, और S से है स्लिट, और E से है एक्सपेरिमेंट। तो देखो आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी यंग का द्विस्लिट प्रयोग, या आप ये कह सकते हो द्विस्लिट का मतलब होता है छिद्र, यानी यंग का द्विछिद्र प्रयोग। तो देखो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक YDSE। देखो कुछ बेसिक जानकारी सबसे पहले YDSE से रिलेटेड। पहली बात, ये प्रैक्टिकल क्यों कर रहे हैं भाई, तो एक प्रकाश की घटना होती है प्रकाश का व्यतिकरण। तो प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को समझाने के लिए यंग भाई साहब ने एक प्रयोग किया जिसे बोलते हैं YDSE, यंग का द्विस्लिट छिद्र प्रयोग। तो यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को एक्सप्लेन किया इस प्रयोग की सहायता से। अब देखो यंग ने इस प्रयोग को कैसे किया, या व्यतिकरण इससे कैसे एक्सप्लेन होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। तो हमने पीछे इसको डिफाइन किया है कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश की तरंगे माध्यम के किन्हीं बिंदुओं पर अध्यारोपित होती है, और वो तरंगे ऐसी होनी चाहिए कि वो तरंगे उत्सर्जित हो। तो जिस स्रोत से उत्सर्जित हो रही है वो कला संबंध स्रोत होना चाहिए, एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए, उनकी आवर्ती एग्जैक्ट समान होनी चाहिए, या आप ये कह सकते हो तरंग दैर्ध्य समान होनी चाहिए, और आयाम लगभग बराबर होना चाहिए। ऐसे गुण रखने वाली तरंगे जब माध्यम के किन्हीं बिंदुओं पर अध्यारोपित होती है तो अध्यारोपण के पश्चात बनती है परिणामी तरंगे। तो परिणामी तरंगें जब बनती है तो परिणामी तरंगों का आयाम या तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम प्राप्त होता है तो कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम प्राप्त होता है। इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, और इसी घटना को यंग ने एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग के आधार पर हमें समझाया, उसे ही हम नाम देते हैं YDSE। अब देखो इसमें इस DS का मतलब क्या है भाई, D से डबल और S से आप कह सकते हो स्लिट, यानी द्विछिद्र। देखो इसको द्विछिद्र या द्विस्लिट क्यों कहते हैं भाई, हमें पता है कि व्यतिकरण की घटना को समझाने के लिए या व्यतिकरण की घटना होने के लिए यह जरूरी है कि प्रकाश के लिए जो स्रोत आप ले रहे हो वो कैसा होना चाहिए, कला संबंध स्रोत। कैसा होना चाहिए भाई, कला संबंध। प्रीवियस वीडियो में मैंने दो प्रकार के स्रोतों का जिक्र किया है, कला संबंध स्रोत और कला असंबंध स्रोत। व्यतिकरण की घटना के लिए जरूरी है कि प्रकाशीय स्रोत कैसा होना चाहिए, कला संबंध स्रोत। अब नेचर में अपने पास कोई भी कला संबंध स्रोत अवेलेबल नहीं है, तो यंग ने एक दिमाग लगाया कि मैं कला संबंध स्रोत मुझे चाहिए व्यतिकरण की घटना के लिए, और प्रकृति में ऐसा कोई स्रोत अवेलेबल ही नहीं है। तो उसने क्या किया, एक ही स्रोत को दो स्रोतों में डिवाइड करने का सोचा, और उसने यह देखा कि जब मैं एक ही स्रोत को दो स्रोतों में डिवाइड कर दूंगा तो स्रोत से आने वाली प्रकाश तरंगों की आवृत्ति समान होगी, क्योंकि आवृत्ति डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश ये स्रोत पर डिपेंड करती है, तो आवृत्ति समान होगी। और आपको पता है कला संबंध स्रोत से निकलने वाली जो तरंगे हैं
उनमें जो कालांतर होता है वो समय के साथ चेंज भी नहीं होता है। तो जब एक ही स्रोत से तरंगे निकलेगी तो वो सेम टाइम पर निकलेगी, तो उनके बीच में कालांतर या तो जीरो होगा या फिर समय के साथ चेंज नहीं होगा। अगर दो स्रोत है उनसे अगर तरंगे, चाहे आप 15 वोल्ट के दो बल्ब भी ले लो, आप कहोगे सर दोनों की शक्ति सेम है तो उनसे निकलेगी वो तरंगे भी, तो उनके बीच में भी तो कला संबंध है, जो कलांतर है वो शून्य या समय के साथ नियत होना चाहिए, क्योंकि सेम पावर की सेम एक टाइम पर आपने स्विच ऑन किया, लेकिन नहीं, जब वो मीडियम में ट्रेवल करती है तो उनका कलांतर कहीं ना कहीं परिवर्तित होता है। तो कला संबंध स्रोत प्राप्त करने के लिए यंग ने क्या किया, एक ही स्रोत को दो स्रोतों में बांट दिया। आगे हम देखेंगे कैसे डिवाइड किया, और उन्हीं को उसने नाम दिया द्विछिद्र, द्विस्लिट, यानी डबल स्लिट। तो देखो भाई यंग ने किस प्रकार से अपना प्रयोग किया, तो आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम नजर आ रहा होगा। देखो YDSE की मेन जो जड़ है वो यही डायग्राम है, ये आ गया, इसका मतलब YDSE आ गया। देखो भाई यंग ने क्या किया, इधर कोई प्रकाशीय स्रोत रखा उसने, ऑप्टिकल सोर्स, प्रकाशीय स्रोत। देखो भाई इधर मान लो कोई प्रकाशीय स्रोत है, प्रकाशीय स्रोत, और ये मान लो असीमित दूरी पर है। कहां पर स्थित है भाई, असीमित दूरी पर। जब कोई भी प्रकाशीय स्रोत असीमित दूरी पर होता है तो हाइगेंस के अनुसार जब उससे प्रकाश तरंगे उत्सर्जित होती है तो वो तरंगागर कैसा बनाती है, वो तरंगागर बनाती है भाई समतल तरंगागर। कैसा बनाती है, समतल तरंगागर। पहली चीज, जब कोई भी चाहे बिंदु स्रोत हो चाहे रेखीय स्रोत हो, यदि वो असीमित दूरी यानी बहुत अधिक दूरी पर होते हैं तो तरंगे उत्सर्जित होती है, तो वो जिन तरंगागरों के रूप में उत्सर्जित होती है वो तरंगागर कैसे होते हैं, समतल तरंगागर होते हैं भाई। अब उसने क्या किया, समतल तरंगागर को उसने चेंज कर दिया गोलीय तरंगागर, या आप कह सकते हो स्रोत बना दिया उसने बिंदु स्रोत। और कैसे बनाया, उसने क्या किया, एक पर्दा रखा, ये मैं मान लेता हूं पर्दा नंबर फर्स्ट। उसके सामने इधर से प्रकाश आ रहा था तो उसने सामने क्या रख दिया, एक पर्दा रख दिया और उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया। अब देखो आपको पता है ये समतल तरंगागर के रूप में प्रकाश आ रहा है, तो अब प्रकाश केवल आगे इस छेद से निकलता हुआ नजर आएगा, बाकी सारा प्रकाश तो ये पर्दा यहीं रोक लेगा। तो अब आपको इधर से आप देखोगे तो आपको केवल एक इस बिंदु स्रोत, छेद छोटा सा, तो ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, बिंदु स्रोत की भांति व्यवहार करेगा भाई। कैसे स्रोत की भांति व्यवहार करेगा, बिंदु स्रोत, पॉइंट सोर्स। अब बिंदु स्रोत की भांति व्यवहार करेगा तो बिंदु स्रोत से हाइगेंस के अनुसार जो तरंगागर निकलते हैं वो होते हैं भाई गोलीय तरंगागर। कैसे होते हैं, गोलीय तरंगागर। तो देखो आपको इस बिंदु स्रोत के बाद जो तरंगागर दर्शाए हैं वो कैसे हैं, गोलीय तरंगागर है, क्योंकि इसने यंग ने प्रकाशीय स्रोत जहां से समतल तरंगागर आ रहे थे उनके आगे एक कार्डबोर्ड या गत्ता रख के उसमें एक छेद करके उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, बिंदु स्रोत में। और अब बिंदु स्रोत से जो तरंगागर निकलेंगे वो कैसे होंगे, गोलीय तरंगागर। अब देखो ये आपका एक स्रोत बन गया, लेकिन ये अभी तक कला संबंध स्रोत नहीं है, ये कैसा है, कला असंबंध स्रोत है। तो सबसे पहले तो इसको द्विस्लिट में डिवाइड करने से पहले समझते हैं, ये सोर्स इसने नाम दे दिया एस, लेकिन आपको इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि आपको ये जो तरंगागर नजर आ रहे हैं गोलीय तरंगागर, इसमें एक वाला कंटिन्यूस लाइन है लेकिन एक वाला कटाफटा है भाई। यानी आप हिंदी में बोलो तो विच्छिन्न और अविच्छिन्न वर्ड यूज कर सकते हो। यानी ये तो अविच्छिन्न, ये विच्छिन्न, वापस अविच्छिन्न और फिर अविच्छिन्न वाला डॉटेड लाइन। देखो भाई ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। तरंग कैसे चलती है भाई, आपने तरंग चलते हुए देखा होगा, इस तरीके से चलती है या नहीं चलती है। इसका हाफ पोर्शन पॉजिटिव फिर अगला हाफ नेगेटिव। इनको आप अगर कहो तो तरंग के लिए आप दो वर्ड यूज करते होंगे कि तरंग है वो क्रमागत रूप से श्रृंग और गर्तों के रूप में चलती है। ऊपर वाला जो होता है वो श्रृंग और नीचे वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, गर्त।
क्या बोलते हैं भाई? गर्त। आपको पता है कोई भी तरंग चलती है इस तरीके से, वो श्रृंग गर्त श्रृंग गर्त श्रृंग गर्त के रूप में चलती है। ऐसे वो डांस वाला स्टेप होता है ना, उस तरीके से चलती है भाई। तो श्रृंग गर्त, उसके बाद वापस श्रृंग फिर गर्त, यानी ये ऐसे चलती जाएगी तरंग इस तरीके से, श्रृंग गर्त श्रृंग गर्त। तो यंग ने क्या देखा कि भाई श्रृंग और गर्त है दोनों तरंग के ही पार्ट है, तो इनको मैं अलग अलग कैसे दर्शाऊं? तरंगाग्रों के रूप में। तो उसने क्या किया, श्रृंग के लिए तो ले ली फुल कंटिन्यूस लाइन, और गर्त के लिए ले ली डॉटेड लाइन। कैसी लाइन ले ली भाई? डॉटेड, जिससे पता चल जाएगा कि ये श्रृंग के लिए है और ये गर्त के लिए है। तो यहां पर देखो, आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ये पूरी कंटिन्यूस लाइन है, ये फिर डॉटेड लाइन, कंटिन्यूस डॉटेड। तो यहां पर जो कंटिन्यूस वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है श्रृंग को। किसको रिप्रेजेंट करती है? तरंग के श्रृंग को। और जो ये विच्छिन्न लाइन आप कह सकते हो, कटी फटी लाइन कह सकते हो, या डॉटेड लाइन कह सकते हो, ये रिप्रेजेंट करती है वह गर्त को। यानी ये श्रृंग का तरंगाग्र है और ये गर्त का, और कंटिन्यूसली आता है श्रृंग गर्त श्रृंग गर्त। आ गया यहां तक समझ में? अब हमें तो क्या यंग ने समझाना था, किसको? व्यतिकरण को। तो व्यतिकरण के लिए क्या चाहिए भाई? कला संबंध स्रोत चाहिए। तो उसने क्या किया, आगे एक पर्दा ले लिया भाई। और अब देखो, पर्दा लिया और उसने एक दिमाग लगाया कि मेरे पास एक स्रोत है, इससे कला संबंध बनाना है, तो मैं क्या करूं? इसको दो स्रोतों में डिवाइड कर दूं तो कला संबंध बन जाएगा। तो दो स्रोतों में कन्वर्ट करने के लिए उसने कोई नया तामझाम नहीं लिया, बस दो छेद ही कर दिए गत्ते में। अब देखो, ये जो पर्दा या कार्डबोर्ड या गत्ता आप कह सकते हो, उसमें यंग ने क्या किया, दो छेद कर दिए भाई। और दो छेद इस प्रकार से किए कि अगर मैं इसको एस से मिलाता हुआ कोई लाइन खींचू, जैसे ये आ रही है एस से मिलाती हुई लाइन, ठीक है, तो इससे समान दूरी पर उसने क्या किया भाई? दो छिद्र किए। अगर ऊपर डी है तो नीचे भी डी होगा। समान दूरी पर दो छिद्र किए, एक तो जिसको पहले वाले को नाम दे रखा है S1 और दूसरे वाले हो जाएगा S2। अब देखो, आपने हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ा होगा कि जिसमें जैसे जैसे तरंगागर आगे चलता है तो तरंगागर का प्रत्येक बिंदु खुद नवीन स्रोतों की बातें व्यवहार करने लग जाएगा। अब अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे कहां से प्रकाश आता हुआ नजर आएगा? केवल इन दो छेदों से आता हुआ नजर आएगा मुझे। न तो ये दिखेगा, न इधर वाले तरंगागर दिखेंगे, मुझे केवल दिखेंगे कि दो बिंदु स्रोत, ये छेद है, इनसे प्रकाश आ रहा है। तो एक से कितने स्रोत बन गए? दो। और यहां पर जो S1 और S2 है, S1 एंड S2, ये दोनों ही कैसे स्रोत होंगे? कला संबंध स्रोत। कैसे होंगे भाई? कला संबंध स्रोत, जिनका कलांतर या तो शून्य होगा या फिर समय के साथ नियत बना रहेगा। क्लियर है यहां तक? तो बना लिया हमने कला संबंध स्रोत। अब देखो भाई, अब बात यह है कि आपने स्रोत तो बना लिए भाई। अब ये दोनों के दोनों स्रोत कैसे बन गए भाई? कला संबंध स्रोत, लेकिन साथ में ये बिंदु स्रोत भी तो है या नहीं है? और बिंदु स्रोत से आगे जब प्रकाश निकलेगा तो वो तरंगागरों के रूप में निकलेगा। और तरंगागर कैसे होने वाले हैं? गोलीय तरंगागर। सेम वही श्रृंग गर्त श्रृंग गर्त श्रृंग गर्त। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं देखूं S1 के लिए, तो देखो ये इसका श्रृंग है, फिर इसका बन रहा है गर्त, फिर इसका श्रृंग है, और फिर बन रहा है आगे गर्त इसका, फिर श्रृंग, और फिर बन रहा है आगे गर्त। सेम ऐसे अगर मैं S2 का देखूं भाई, तो देखो S2 का ये श्रृंग हो गया, ये क्रमागत रूप से गर्त हो गया, फिर आगे श्रृंग हो गया भाई, फिर आगे गर्त। इसी तरीके से क्रमागत रूप से श्रृंग, गर्त और श्रृंग चलते जाएंगे। अब आएंगे, यंग ने क्या देखा कि यहां पर एक कुछ ऐसे देखा जाए तो यहां पर कुछ ऐसे पॉइंट मिल रहे हैं जहां पर श्रृंग श्रृंग से मिल रहा है, गर्त गर्त से मिल रहा है, श्रृंग गर्त से मिल रहा है। ऐसे कुछ उसने पॉइंट ऑब्जर्व किए, आप भी देख सकते हो। जैसे ये पॉइंट है, यहां पर देखो इसका श्रृंग और इसका देखो गर्त मिल रहा है यहां पर। इसी तरीके से यहां पर भी देखो इसका गर्त
और उसका श्रृंग मिल रहा है। इसी तरीके से यहां पर भी श्रृंग और गर्त। लेकिन अगर मैं कुछ अदर पॉइंट की बात करूं, जैसे देखो ये पॉइंट है, यहां पर देखो इसका भी श्रृंग, दूसरे वाले का भी श्रृंग, इसका गर्त गर्त, श्रृंग श्रृंग, गर्त गर्त, श्रृंग श्रृंग, मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगर इस डायग्राम में ध्यान से देखो तो जो होल है ऐसे बने हुए, ये किसके लिए है, और एक ऐसा डार्क बना हुआ है, देखो ये किसके लिए। होल जहां पर बना हुआ है इसका मतलब है श्रृंग मिल रहा है श्रृंग से, और या गर्त मिल रहा है गर्त से। और जहां पर फुल्ली ये ब्लैक डॉट लगाया हुआ है इसका मतलब है कि श्रृंग मिल रहा है, एक तरंगागर का श्रृंग दूसरे के गर्त से मिल रहा है। यह आपको इस डायग्राम में शो किया हुआ है। अब देखो यंग ने क्या किया, इसके आधार पर कुछ कंक्लूजन निकाले। यंग ने जब दोनों तरंगाग्रों के श्रृंग को श्रृंग से या गर्त को गर्त से मिलने वाले पॉइंटों को चिन्ह आउट करके, पॉइंट आउट करके, उसने इन सब को मिलाकर लास्ट में एक पर्दा या स्क्रीन रखकर देखा। तो देखो जैसे यहां पर इस लाइन को मिलाकर उसने लास्ट में देखा पर्दे पर, तो पर्दे पर तीव्रता प्राप्त हो रही थी। कैसी प्राप्त हो रही थी, ज्यादा तीव्र, यानी चमकता हुआ नजर आ रहा था। एक वहां पर एक पट्टिका उसको मिल रही थी जो चमक रही थी। और इसी तरीके से उसने जब श्रृंग से गर्त मिलने वाले पॉइंटों को पॉइंट आउट करके एक लाइन के रूप में देखा, जैसे देखो ये रे, इनको लाइन के रूप में देखा और स्क्रीन पर देखा, तो वहां पर उसे नजर आया कि तीव्रता न्यूनतम है, यानी अंधेरा नजर आ रहा है और वो एक पट्टिका के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो यंग ने सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना है आपको कि स्क्रीन पर ऑब्जर्व करने पर उसको कुछ जगह पर ऐसी पट्टिकाएं नजर आई जो तीव्र ज्यादा थी, यानी जहां पर तीव्रता ज्यादा थी, चमक ज्यादा थी, चमक रही थी, और कुछ ऐसी पट्टिकाएं नजर आई जहां पर तीव्रता न्यूनतम, यानी आप अंधेरा कह सकते हो। पहली बात, इन पट्टिकाओं को यंग ने एक नाम दिया था फ्रिंजे। सबसे पहली चीज यह ध्यान रखना है, यंग ने इन पट्टिकाओं को जो चमकीली या काली प्राप्त हो रही थी उनको क्या नाम दिया, फ्रिंजे नाम दिया। क्या नाम दिया, फ्रिंजे। अब देखो चमकीली फ्रिंज कब प्राप्त होगी और काली फ्रिंज कब प्राप्त होगी। पहला पॉइंट, मेन जो जड़ है इस टॉपिक की वो ये है, जब S1 और S2 स्रोतों से निकलने वाले तरंगाग्रों में यदि श्रृंग मिलता है श्रृंग से या गर्त मिलता है गर्त से, ऐसे मिलने वाले पॉइंटों को जोड़ते हुए एक लाइन खींचकर स्क्रीन पर देखा जाए तो वहां पर जो पट्टिका मिलेगी वो हमेशा चमकीली मिलेगी, जिनको स्क्रीन पर 20 से शो कर रखा है, 20 से ब्राइट। ठीक है। और सेकंड चीज, अगर पहले तरंगागर का यानी श्रृंग मिल रहा है दूसरे के गर्त से, या पहले का गर्त मिल रहा है दूसरे के श्रृंग से, और ऐसे पॉइंटों को चिन्ह आउट करके आप एक लाइन खींच के स्क्रीन पर देखते हो तो वहां पर हमेशा काली पट्टिका आपको नजर आएगी, जिसे आप बोलते हो काली फ्रिंज। यह मेन पॉइंट है। और यहां पर यंग ने जो श्रृंग श्रृंग से मिलते हैं या गर्त गर्त से मिलते हैं, तो उनको मिलाने वाली लाइन को एक नाम दिया था प्रस्पंद रेखा। इसको क्या बोलते हैं, प्रस्पंद रेखा। और जहां पर श्रृंग गर्त से मिल रहे हैं, यानी डार्क फ्रिंज के लिए जो लाइन खींची जाती है उसे बोलते हैं निस्पंद रेखा। क्या बोलोगे भाई, निस्पंद रेखा। इस प्रकार से यंग ने यह प्रूव किया कि स्क्रीन पर कुछ जगह ऐसी है जहां पर अंधेरा यानी तीव्रता न्यूनतम, तो कुछ जगह ऐसी है जहां पर तीव्रता अधिकतम यानी आपको चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती है। और यही तो व्यतिकरण है कि अध्यारोपण के पश्चात कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम तो कुछ पर न्यूनतम प्राप्त होती है। उनको यंग ने पट्टिकाओं यानी फ्रिंजों के रूप में एक्सप्लेन किया। तो यह है भाई आपका YDSE, यंग का द्विस्लिट छिद्र प्रयोग। अब देखो इसको आप नॉर्मल वे में समझ सकते हो कि यह आपका प्रकाशीय स्रोत सा, इससे प्रकाश, फिर आपने S1 और S2 वाले दो छिद्र किए जिनको आप स्लिट बोलते हो। यहां पर वो सारी प्रोसेस हो रही है, श्रृंग श्रृंग से मिलेगा, श्रृंग गर्त से मिलेगा, गर्त गर्त से मिलेगा।
और वहां पर देखा गया कि जब श्रृंग श्रृंग से मिलेगा या गर्त गर्त से, तो वहां पर जो लाइन खींची जाती है तो वहां पर ये जो बीच में खाली जगह है ये है भाई चमकीली फ्रिंज के लिए। किसके लिए है? चमकीली, जिसको हमने वहां पर नाम दे रखा था बी, ब्राइट। और ब्राइट फ्रिंज कब प्राप्त होती है, या आप ये कह सकते हो प्रस्पंद रेखा से ब्राइट प्राप्त होती है जब श्रृंग श्रृंग से गर्त गर्त से मिलता है। दूसरा, जब श्रृंग गर्त से मिलता है तो देखो आपको डार्क पट्टिका नजर आ रही होगी, ये डार्क पट्टिका प्राप्त होती है भाई, जिसको आप बोलते हो काली फ्रिंज है। तो देखो डी 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 डी। अब देखो क्या आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो? सबसे पहली चीज, जो एस स्रोत है उसके सामने देखा जाए, यानी S1 और S2 के मध्य बिंदु से कोई लाइन खींची जाए, तो यहां पर देखो पिछले डायग्राम में भी आपने देखा होगा मिड वाली जो है ये हमेशा ब्राइट होती है भाई, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बीच वाली जो पट्टिका या फ्रिंज प्राप्त होगी वो हमेशा कैसी मिलेगी आपको? चमकीली फ्रिंज, यानी आप जिसको बोलते हो केंद्रीय दीप्त। नाम ध्यान रखें, चमकीली को आप क्या कहोगे? दीप्त। क्या कहते हो? दीप्त। और जो काली होती है उसको बोलते हैं अदीप्त। क्या बोलोगे? अदीप्त। तो ये वर्ड भी ध्यान रखना। तो हमेशा पर्दे के सेंटर पर जो फ्रिंज प्राप्त होती है वो हमेशा कैसी होगी? चमकीली, और इसको बोलते हैं केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। और इसके दोनों ओर क्रमागत रूप से काली चमकीली इस तरीके से फ्रिंजें प्राप्त होती है। देखो केंद्रीय ब्राइट, इसके बाद में काली, फिर ब्राइट डार्क, इसी तरीके से नीचे देखो डार्क ब्राइट डार्क, इस तरीके से एक व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त होता है। इस आधार पर यंग ने व्यतिकरण की घटना को समझाया था। अब हम बात करते हैं यंग के द्विस्लिट छिद्र प्रयोग के आधार पर फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी मिलती है, या आप जिसको नाम देते हो फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई इस चैप्टर का, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज चौड़ाई। देखो फ्रिंज चौड़ाई किस तरीके से ज्ञात की जाती है? फ्रिंज विड्थ हम थोड़ा सा सिस्टेमेटिकली जो अपना पीछे वाला YDAC का डायग्राम है उसको हम फॉर्म करते हैं मैथमेटिकली तरीके से। देखो भाई यहां पर इस तरीके से एक पर्दा होता है, फिर एक दूसरा पर्दा होता है, और लास्ट में होता है एक तीसरा पर्दा। इसी तरीके से है, ये हो जाएगा आपके सेंटर वाला सिस्टम भाई। अब देखो यहां पर होता है एस सोर्स जिससे तरंगागर निकलते हैं। इससे सेम डिस्टेंस पर दो सोर्स लिए जाते हैं भाई, एक तो S1 और एक S2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस में मान लेता हूं D है, और ये हो जाएगा इसका केंद्र बिंदु O। अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेंटर की, तो आपको पता है सेंटर पर जो फ्रिंज मिलती है वो हमेशा कैसी मिलती है रे? ब्राइट फ्रिंज। कैसी मिलती है? ब्राइट फ्रिंज। और ये ब्राइट फ्रिंज मिलती भी क्यों है, तो इसको भी आप इस तरीके से समझ सकते हो कि देखो इस सेंटर पॉइंट पर अगर मैं आपसे कहूं एक लाइन ये आ रही है, यानी S1 से तरंग आ रही है और दूसरी S2 से तरंग आ रही है भाई, ये तरंगे आ रही है। देखो एक तो S1 से आ रही है और एक S2 से आ रही है। क्या इनमें कोई भी आपको पथांतर नजर आ रहा है क्या रे? क्या इन दोनों तरंगों के पथ की दूरी सेम है या नहीं है? तो सेंटर पर मिलने वाली तरंगों में कोई पथांतर नहीं होता है। जब पथांतर 0 होता है तो व्यतिकरण कौन सा होता है? संपोषी व्यतिकरण। हमने पीछे डिस्कस किया है। और संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता हमेशा कैसी मिलेगी? अधिकतम। तो यहां पर जो सेंटर वाली फ्रिंज मिलती है वो हमेशा कैसी मिलती है? ब्राइट फ्रिंज मिलती है। इसको मैं नाम दे देता हूं O डैश। क्लियर है? अब हमें मैथमेटिकली ये देखना है, फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करना है, तो हम कुछ भी मान लेते हैं, एक बिंदु मानते हैं। इस पर मैं मान लेता हूं कि एक बिंदु है, ये मान लो यहां पर एक बिंदु है P, जिस पर आपको पता करना है कि भाई फ्रिंज कैसी प्राप्त होगी, चमकीली,
कालिक किस प्रकार से प्राप्त होगी। तो देखो इसके लिए हम मान लो P बिंदु जो है उस पर S1 से भी आएगी वही तरंग और S2 से भी आएगी। अब आपको स्पेशली यहां पे दिख रहा होगा कि S1 और S2 से बिंदु P पर जो भी तरंगे आ रही है उनमें पथांतर है भाई। क्या है? पथ का अंतर है। देखो S1 और S2 स्लिटों के बीच की डिस्टेंस में स्मॉल d मानता हूं और पर्दे और स्लिटों के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं कैपिटल D। अब देखो ये जो मान लेते हैं कि जो P बिंदु है वो मुख्य अक्ष के साथ या मिड वाले पॉइंट से मान लेते हैं कि कितने एंगल पर है, ये थीटा एंगल पर है भाई। कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर है। अब देखो अगर मैं P बिंदु पर बात करूं कि अपने को जो फ्रिंज मिलेगी वो दीप्त मिलेगी या अदीप्त मिलेगी, तो आप ये कहोगे कि सबसे पहले देखते तो हैं कि इस पर पथांतर क्या है, क्योंकि हमें पता है कि दीप्त का मतलब क्या है? तीव्रता अधिकतम। अदीप्त का मतलब क्या है? तीव्रता न्यूनतम। तीव्रता अधिकतम कब मिलती है? जब संपोषी व्यतिकरण होता है। और तीव्रता न्यूनतम कब मिलती है? जब विनाशी व्यतिकरण। और दोनों के दोनों व्यतिकरण डिपेंड करते हैं कलांतर और पथांतर पर। तो हमें सीधा सा पता चल रहा है कि इनके बीच में पथांतर तो है भाई। देखते हैं कितना है। तो इसके लिए मैं S1 से एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, एक लंब डालता हूं यहां पे, जिसको नाम दे देता हूं M। क्या नाम दे देता हूं? M। देखो एक लंब हमने डाल दिया भाई। अब देखो आपको नजर आ रहा होगा कि S1P है वो बराबर है भाई MP के। S1P और MP आपको लगभग बराबर नजर आ रहा होगा। तो इसका मतलब पथ का अंतर कितना बचा रहे, यानी मैं कहूं कि इन दोनों तरंगों में पथांतर कितना है, तो पथांतर ये बचा या नहीं बचा, जिसको आप डिनोट करते हो डेल एक्स से। यही तो रास्तों का अंतर बचा, बाकी तो आगे से तो बराबर है। अब देखो आपने इस पॉइंट से, देखो ध्यान से, पहले ऐसा था सिस्टम मध्य बिंदु पर, आपने इसको उठाकर ऐसे भेज दिया है, तो ये थीटा एंगल पर ऊपर उठाया तो ये एंगल भी कितना होगा भाई? थीटा एंगल होगा या नहीं? अब देखो मैं मानता हूं कि जो P पॉइंट है वो ओडे से y डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है? y डिस्टेंस पर है। तो देखो सबसे पहले मैं त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज S1O। एक मिनट भाई, हम त्रिभुज ले रहे हैं सबसे पहले त्रिभुज ओडेस P। देखो देखे कहां है त्रिभुज ओडेस P। ये एक त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा है भाई? जिसमें ये एंगल थीटा है, आधार जिसका कैपिटल D है और लंब जिसका y है। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं क्या? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी y अपॉन d। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा अपने पास एक छोटा सा ट्राइंगल और है भाई। अब मैं त्रिभुज ले रहा हूं S1 S2M में। देखो S1 S2M में देखो कर्ण आपके पास D है और थीटा के सामने वाला लंब होता है तो डेल एक्स। लंब और कर्ण में रिलेशन कौन बताता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। लंब है डेल एक्स और कर्ण है स्मॉल d। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब देखो, अब ये तो ऑप्टिक्स की खासियत है कि थीटा को क्या लेना है? बहुत ही छोटा। तो यदि थीटा बहुत छोटा हो, कोण छोटा हो, तो देखो क्या होगा भाई? साइन थीटा या टेन थीटा इनको बराबर मान सकते हो या नहीं रे? मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। तो इसका मतलब ये हो गया कि y अपॉन डी को आप किसके बराबर मान सकते हो? डेल एक्स अपॉन स्मॉल डी। यहां से अगर y निकालना चाहो तो क्या आ जाएगा रे? डेल एक्स कैपिटल D अपॉन डी। इसका मतलब ये हुआ कि P बिंदु मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है? डेल एक्स D अपॉन डी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो P बिंदु है इस पर फ्रिंज दीप्त मिलेगी या अदीप्त मिलेगी, ये डिपेंड करेगा पथांतर पर। क्योंकि देखो कैपिटल D तो फिक्स रहेगा
दोनों के बीच की दूरी। स्मॉल डी बी स्लिट एक बार निकाल दिया आपने, छेद तो फिक्स रहने वाला है, यानी पी बिंदु पर फ्रिंज कैसी मिलेगी ये डिपेंड करेगा पथांतर पर। किस पर डिपेंड करेगा? पथांतर पर डिपेंड करेगा। तो देखते हैं किस प्रकार से डिपेंड करेगा। तो अपने पास y बराबर आ गया डेल एक्स डी अपॉन डी, ये फॉर्मूला आ गया भाई। किसी भी बिंदु पर फ्रिंज की स्थिति प्राप्त कर सकते हो मध्य बिंदु से इस फॉर्मूले की सहायता से, डेल एक्स डी अपॉन डी। सबसे पहला केस लेते हैं दीप्त फ्रिंजों के लिए। कौन सी फ्रिंजों के लिए? दीप्त फ्रिंजों के लिए। अब आपको पता होगा वे दीप्त फ्रिंजें कब प्राप्त होती है? जब व्यतिकरण कौन सा हो? संपोषी व्यतिकरण। और संपोषी व्यतिकरण के लिए आपको कंडीशन लिखाई हुई है कि जो कलांतर होता है वो होना चाहिए पाई का समगुणक, यानी 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई, इसी तरीके से चलते चलते प्लस माइनस 2n पाई, ये होना चाहिए। और जो पथांतर होता है वो लेमडा बाई 2 का समगुणक होना चाहिए, यानी 0 प्लस माइनस लेमडा प्लस माइनस 2 लेमडा प्लस माइनस 3 लेमडा, इसी तरीके से चलते हुए प्लस माइनस n लेमडा के रूप में होना चाहिए दीप्त फ्रिंजों के लिए। तो देखो, सबसे पहले मैं देखता हूं एनवी फ्रिंज के लिए। किसके लिए देखता हूं? एनवी फ्रिंज के लिए, एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए, एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए। मान लो कि P बिंदु पर एनवी दीप्त फ्रिंज आ रही है, तो एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए देखो भाई, वाई एनवी डेल एक्स डी अपॉन डी। एनवी के लिए डेल एक्स, पथांतर कितना लोगे रे? एन लेमडा। एन लेमडा यहां पे रखोगे तो वाई एनवी की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? एन लेमडा डी अपॉन डी, यानी एनवी फ्रिंज मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर होगी भाई? एन लेमडा डी अपॉन डी। अब आपसे पूछा जाए पहली चमकीली फ्रिंज या पहली, तो पहली के लिए एन बराबर क्या रखोगे? 1। तो देखो क्या आ जाएगा? लेमडा डी अपॉन डी पर। आपसे कहे दूसरी दीप्त फ्रिंज, तो यहां पे 2 रख दोगे, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो। अब हमें ज्ञात करना है फ्रिंज चौड़ाई। क्या ज्ञात करना है भाई? फ्रिंज चौड़ाई। देखो, सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि फ्रिंज चौड़ाई होती क्या है। देखो, दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की, अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। देखो, फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है? मान लो आपको जो व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त हुआ उसमें ये से ब्राइट डार्क ऐसे मिली, इसी तरीके से डार्क ब्राइट क्रमागत रूप से ऐसे ही मिलती है। तो दो क्रमागत या तो दीप्त हो चाहे अदीप्त हो। जैसे देखो, मैं देखूं एक तो ये डार्क और एक ये डार्क, तो इनके बीच की डिस्टेंस होती वो हमेशा क्या होगी? फ्रिंज चौड़ाई। क्या होगी भाई? फ्रिंज चौड़ाई। ऐसे ब्राइट और ब्राइट के बीच की, डार्क और डार्क, ब्राइट और ब्राइट, डार्क और डार्क, दो क्रमागत दीप्त या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी हमेशा क्या होगी? फ्रिंज चौड़ाई होगी। अब देखो, जो ये फ्रिंज चौड़ाई है इसको हम डिनोट करते हैं बीटा से। किससे डिनोट करेंगे? बीटा से। तो सबसे पहले देखते हैं दीप्त फ्रिंज के लिए और फिर देखेंगे अदीप्त फ्रिंज के लिए। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं दीप्त फ्रिंज के लिए फ्रिंज चौड़ाई, यानी बीटा किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं? दीप्त फ्रिंजों के लिए। किसके लिए कर रहे हैं? दीप्त फ्रिंजों के लिए। देखो भाई, दीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? अगर मैं कहूं यह आपका सेंटर है ओडेस, इससे पहले जो दीप्त फ्रिंज मिल रही है ब्राइट, ये मान लो यहां पे मिल रही है और दूसरी ब्राइट यहां पे मिल रही है, ठीक है। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी भाई? यही तो होगी, दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी। तो अगर मैं यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस है मध्य बिंदु से इसकी, उसमें से मैं ये माइनस कर दूं
तो फ्रिंज विथ आ जाएगी या नहीं आ जाएगी अपने पास। अगर मैं कहूं कि ये एनवी फ्रिंज है, सॉरी ये एनवी फ्रिंज है, एनवी दीप्त, और ये हो जाएगी एन प्लस 1वी, जैसे ये चौथी है तो ये 5वीं, ये छठी है तो ये 7वीं। तो अगर मैं n प्लस 1वीं फ्रिंज की मध्य बिंदु से जो ऊंचाई है या दूरी है उसमें से मैं nवी वाली माइनस कर दूं तो फ्रिंज चौड़ाई अपने पास आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। तो देखो अपने पास y nv वाली डिस्टेंस कितनी आई रे पीछे, n लेमडा d अपॉन डी आई वी। अब मैं निकालता हूं n प्लस 1v का। n प्लस 1v के लिए क्या हो जाएगा, n की जगह n प्लस 1 लिख दो, लेमडा d अपॉन डी। अब देखो फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी, y n प्लस 1v में से क्या माइनस कर दो, माइनस y nv कर दू तो आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। y हमेशा कहां से होती है, मध्य बिंदु से दूरी होती है। तो बीटा बराबर देखो y n प्लस 1v के लिए कितनी है, n प्लस 1 लेमडा d अपॉन डी, माइनस nv के लिए कितनी है, n लेमडा d अपॉन डी। देखो भाई कॉमन क्या आ रहा है, बीटा बराबर लेमडा d अपॉन डी कॉमन आ गया, बचा n प्लस 1 माइनस 1। तो देखो माइनस n, n से n कैंसिल, तो बीटा बराबर कितना आ गया, लेमडा d अपॉन डी। ये फॉर्मूला आ गया भाई दीप्त फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई का। दीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई, देखो ये हमने दीप्त फ्रिंजों के लिए फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, मान लो जो अभी हमने पीछे P बिंदु देखा था ना, वो वहां पर अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है। तो देखो अदीप्त फ्रिंजों के लिए क्या होता है भाई, आपको पता है अदीप्त फ्रिंज कब प्राप्त होगी, जब व्यतिकरण कैसा हो, विनाशी। और विनाशी व्यतिकरण जब होता है तो जो पथांतर आता है, कलांतर आता है, सबसे पहले वो क्या होता है, पाई का विषम गुणक, यानी पाई, 3 पाई, 5 पाई, इसी तरीके से चलते चलते 2n प्लस 1 पाई के रूप में होता है। या आप पथांतर की बात करो तो क्या होता है, लेमडा बाय 2, 3 लेमडा बाय 2, 5 लेमडा बाय 2, या आप कह सकते हो 2n प्लस 1 लेमडा बाय 2। तब आपको फ्रिंज कैसी मिलेगी, अदीप्त, क्योंकि इस स्थिति में व्यतिकरण विनाशी होगा और व्यतिकरण विनाशी में तीव्रता न्यूनतम मिलेगी। अगर मैं एनवी अदीप्त फ्रिंज की बात करूं, एनवी अदीप्त फ्रिंज, फिर आपको दूसरी, तीसरी, 5वीं पूछे तो एन की वैल्यू रखते जाना। तो देखो वाई एनवी फॉर्मूला क्या था रे, वाई का डेल एक्स डी अपॉन डी। तो अदीप्त के लिए डेल एक्स, एनवी के लिए कितना रखोगे, 2n प्लस 1 लेमडा बाय 2, फिर साथ में d अपॉन डी, यानी आप y nv आपके पास कितनी दूरी पर आएगी, 2n प्लस 1 लेमडा d अपॉन 2d डिस्टेंस पर आएगी। अब आपको कहे कि तीसरी अदीप्त फ्रिंज कहां मिलेगी, तो n की वैल्यू 3 रख दो। 5वीं कहां मिलेगी, कितनी दूरी पर, तो 5 रख दो। अब हमें निकालना है फ्रिंज चौड़ाई। क्या निकालना है भाई, फ्रिंज चौड़ाई। अब देखो फ्रिंज चौड़ाई किसके लिए निकाल रहे हैं, अब की बार अदीप्त फ्रिंजों के लिए। पिछले बार किसके लिए निकाला था, दीप्त के लिए, अदीप्त फ्रिंजों के लिए। वही सेम तरीका है। मान लो ये आपका सेंटर पॉइंट है ओडेस, इससे एनवी अदीप्त फ्रिंज यहां मिल रही है, और इससे अगली कौन सी होगी, n प्लस 1v अदीप्त होगी। अगर मैं इस डिस्टेंस में से ये माइनस कर दूं तो इनकी फ्रिंज चौड़ाई ये आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, बीटा। तो देखो इसका मतलब बीटा बराबर क्या हो जाएगा, y n प्लस 1v में से मैं माइनस कर दूं y nv, बात कर रहे हैं अदीप्त की। तो देखो बीटा बराबर y nv तो पीछे अभी निकाला है आपने, जस्ट क्या आ गया था, 2n प्लस 1 लेमडा d बाई 2d। अब अगर n प्लस 1 करना है तो 2n की जगह क्या कर दो, n प्लस 1 प्लस 1, तो इसको थोड़ा सा आगे लिखते हैं। nv आया था आपके 2n प्लस 1
लेमडा डी बाई टू डी। तो n+1 के लिए क्या करोगे, n की जगह n+1 लेमडा डी बाई टू डी। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है भाई, लेमडा डी बाई टू डी कॉमन आ गया, बचा क्या, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2n+2 प्लस ये हो जाएगा आपके 1 माइनस इधर हो जाएगा 2n-1। देखो 2n से 2n गया, 1 से 1, 2 से 2, तो बीटा बराबर कितना आ गया रे, लेमडा डी अपॉन डी। अब देखो संयोग की बात यह कि दीप्त फ्रिंजों के लिए भी फ्रिंज चौड़ाई कितनी आई थी, बीटा दीप्त के लिए कितनी आई थी, लेमडा डी अपॉन डी आई थी, और बीटा अदीप्त के लिए भी कितनी आई है, लेमडा डी अपॉन डी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि चाहे फ्रिंजें दीप्त हो चाहे अदीप्त हो, उनके बीच की जो फ्रिंज चौड़ाई है वो हमेशा बराबर होगी, जो लेमडा डी अपॉन डी होती है। अगर यहां आपसे पूछे कि जो फ्रिंज चौड़ाई है ये किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करती है। दूसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यानी पर्दे और स्लिटों के बीच की दूरी पर, और तीसरा डिपेंड कर रही है ये स्लिटों के बीच की दूरी पर। इन 3 चीजों पर डिपेंड करती है। तो ये अपना आज का टॉपिक हुआ यंग का द्विस्लिट छिद्र प्रयोग, और उसकी सहायता से हमने दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां, अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां प्राप्त की, और उनके मध्य फ्रिंज चौड़ाई को हमने प्राप्त किया। तो आज की क्लास करते हैं यहीं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।